क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि कई सालों से ना एग्जाम हो रहा है, 8-10 साल से, तो क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन आता था या कैसा क्वेश्चन आया है उसी का एक बुक बनता है। या जो पिछला साल भी जो हुआ एग्जाम, अगर उसका भी क्वेश्चन अगर एक बुक में आएगा, जैसे लास्ट 10 साल का एग्जाम का अगर क्वेश्चन है एक बुक के रूप में आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक। बैंक मतलब जमा करा, ठीक है। तो जैक बोर्ड एक बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए थोड़ा ताली मारना चाहिए, मतलब वाकई बहुत बढ़िया काम है कि अब क्वेश्चन बैंक जैक बोर्ड खुद निकाला है। और जैक बोर्ड निकाला है, लेकिन JCRT जो तुम लोग का बुक छापता है ना, तो जैक बोर्ड JCRT झारखंड शिक्षा विभाग मिल के क्लास 9, 10, ठीक है, या तो 11, 12 सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक छाप दिया है, निकाला है। जिससे क्या होगा, तुम लोग देखोगे कि इस चैप्टर पे कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, लेकिन इसका एक नियम है, कलर कैसा होगा तो देखो, जो कलर होगा वो पिंक कलर का होगा, ठीक है, समझ गए, जिसे कहीं भी दिख जाएगा, हम जहां भी दिखाएंगे स्क्रीन में पिंक कलर का होगा, जैसे ऐसे, ये ओरिजिनल है। हाँ, इसमें एक चीज है, अगर ये तो सोशल साइंस का है, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है। उसमें तुम्हारा इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। क्या बोला, झारखंड काउंसिल यानी JCERT। इंडिया लेवल के लिए बुक NCERT कर दे, लेकिन उसी NCERT से लाइसेंस लेके, इजाजत लेके, ठीक है, पेटेंट का जो भी उसको अपना छाप दिया, जिसलिए कहा JCERT। प्रश्न देखो, प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तक, यानी क्या है, क्वेश्चन का बैंक है आंसर समेत। क्या आप लोगों को पता चले कि जैसे तुम लोग डाउट में रहे तो इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वही दिया हुआ है आंसर समेत। क्लास 10 के लिए है। अब तुमको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, नागरिक यानी सिविक्स का, इकोनॉमिक्स, ये सारे मिलेंगे, इतिहास, भूगोल, ठीक है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारे मिलेंगे। छापने वाला बता दिए तो कौन है, JCERT, हाँ, झारखंड शैक्षणिक। हाँ, इसमें एक देखो हाँ, लेकिन इसमें एक वार्न किया गया है, क्या वार्न, यानी वार्निंग दिया गया है, सर्वाधिकार सुरक्षित, जिससे ये हर एक जगह सुरक्षित। इसको हम किसी भी तरह से निकाल के, प्रिंट करा के, जेरोक्स करा के बेच नहीं सकते हैं। अब बच्चे करा लेंगे, वो अपनी इस्तेमाल की अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी मशीन, छाया प्रतिलिपि अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग द्वारा संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है। यानी कोई बच्चा निकाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जमा कर करके रखते हैं तो ये वर्जित है। वर्जित क्या बोला, वर्जित है, यानी गैर कानूनी है, इसको आप छाप बेच नहीं सकते। वो बच्चा निकालेगा अलग बात है, वो एक सब्जी। हाँ, और क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है। क्या है, खरीदना या बेचना अपराध। हो सके तुम लोग सरकारी बच्चों को स्कूल में मिल जाए, दुआ करो। अब यहाँ प्राकथन दिया हुआ है, आप खोलो पूरा पढ़ लो, तो जो इम्पोर्टेंट था हम पढ़ लो। इतना अगर भूमिका दिया हुआ है टीचरों का, ठीक है, तो ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। यहाँ साफ कह दिया गया है कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है, त्रुटि का मतलब गलती, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक पाया जाता है, तो आपको लगता है कोई क्वेश्चन मिस्टेक है, किसी क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक है, तो आप तुरंत से JCERT का एक ईमेल आईडी है jcertquestionbank@gmail.com। तो यहाँ जैक बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया है, हालांकि अब क्रेडिट दे दो, ये क्रेडिट जाता है JCERT झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान, ठीक है, मनी इसका डायरेक्टली बोलो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान को जाता है, जो बुक छापता है तुम्हारा। वहां पे बुक में लिखा हुआ होगा, देखो लिखा हुआ है ना, हम प्रशिक्षण परिषद रांची JCERT लिख देते हैं कि बुक, ये मत सोचना कि जैक बोर्ड छाप दिया है, ठीक है, हाँ, JCERT इसी यही बुक को, यही क्वेश्चन बैंक को बनाया है, ठीक है। तो इसको एक क्रांति कदम कह सकते हो सके बच्चा डाउट में रहता है कितना पढ़े कितना
ना पढ़े। तो अब इस क्वेश्चन बैंक से एक फायदा होगा। हाँ, एक फायदा है, कौन कौन टीचर थे? गेतलसूद अनगढ़ा के भी टीचर है, रजनी एक्का जी, टीजीटी इतिहास, ठीक है, इतिहास में टीजीटी है। डॉक्टर नीलम रानी, ये सिमडेगा के टीचर हैं, राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय। अमरेंद्र कुमार मिश्रा, बीआईटी उच्च विद्यालय मिश्रा, हम ही लोग के बगल का टीचर है। चिंतामणि कुमारी, रोशन टोप्पो, प्रतिमा कुमारी, दिलीप कुमार साहू। यानी देखो, इस क्वेश्चन को हम इसलिए नाम ले रहे, टीजीटी अर्थशास्त्र, यानी उनका जो है ना, जिनमें वो क्या बोलते हैं, जिनका वो सब्जेक्ट है वो अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र वाले हैं। कोई अर्थशास्त्र है, कोई नागरिक शास्त्र है, कोई इतिहास का टीचर है। यानी इस बार क्वेश्चन वही उल्टा पुल्टा आदमी ने, जिनका जिस सब्जेक्ट में कमांड व पकड़ है वही बनाए हैं, ठीक है। अब चलिए विषय सूची, तो विषय सूची देख लेना। अब हम लोग डायरेक्ट अपना काम की ओर बढ़ते हैं। समकालीन भारत और समकालीन विश्व 2 हम लोग पढ़े थे ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू किस तरह से आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे 2 चीज का दिया हुआ है, एमसीक्यू। क्या? हाँ, एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव। अब एमसीक्यू में क्या है? 40 मार्क्स है। कितना है? और सब्जेक्टिव में कितना है? तो 40-40। हाँ, इंटरनल वर्क होगा। क्या होगा? इंटरनल, आंतरिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं 20 नंबर का स्कूल में, या इसी में प्रैक्टिकल भी आएगा। तो टोटल 100 हुआ। जो पिछला साल का जो पैटर्न था वही इस बार भी दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को है कि देखो, तुम लोग को जितना भी पढ़ा है, देखो अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। किसके तरफ? एमसीक्यू। आज इसी को हम पूरा डिटेल बता देते हैं एक चैप्टर से। किससे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग लेगा? हाँ जी, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव लेगा, 40 नंबर का नहीं पता, मतलब कि टर्म 1 टर्म 2 करके लेगा? नहीं लेगा, एक ही एग्जाम लेगा। अगर देखो नहीं पता था ना, इसे बोलते हैं पबजी कम खेलो रे। मैं फिर डिलीट कर दिया कब ने। देखना जब अनुमा इतना चलाता है, बोले बोल दिए तो नहीं बोल रहा कि नहीं सर नहीं खेलते। एक्सप्लेन देने मतलब देखो एग्जाम का पैटर्न कैसा, जिसको भी परेशानी है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, ऐसा है। एग्जाम का अगर आपका टाइमिंग रहा क्या 9 बजे के बाद से, ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे से, कितना 10 से 9:45 से रहते हैं। हाँ 9:45। हाँ 9:45 से कितना, तो आपको 15 मिनट में सब कुछ कर लेना है। क्या? उसमें से आपको जितना है अपना डिटेल सब भर लेना है, आपको साइन कर लेना है, आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर सभी सावधानी से भर लेना है। तो आपका एग्जाम शुरू होगा 10 बजे से। क्या रे? या अगर 9:45 से एग्जाम शुरू होता है तो उस समय 9 साढ़े 9 बजे से आपको मिल जाएगा सीट भरने को, ठीक है, ओमार सीट। कोई दिक्कत? और दूसरी बात, आपको एग्जाम होगा स्टार्टिंग में मिलेगा एमसीक्यू का पेपर। क्या मिलेगा? इस एमसीक्यू के पेपर को जब आप क्लियर कीजिएगा वो आपको 1 बजे से 5 मिनट पहले ले लेगा इसको। कितना? अगर नहीं 3 घंटा का नहीं रहता है, 1.5 घंटा का रहता है, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटा जो भी, जैसा 1.5 घंटा का रहेगा, 1.5 घंटा में आपको ये पेपर ले लेगा। हाँ, एक, ठीक है, 12 बजे आपको 12 सवा 12 बजे ले लेगा, या 11:30-12 बजे, जो भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा में। और 5 मिनट का टाइम देगा ब्रेक। कितने का देगा? और 5 मिनट बाद तुरंत सब्जेक्टिव का दे देगा पेपर। आप समझ गए? तो टर्म 1 टर्म 2 इसी एग्जाम को एक ही समय में होगा तो क्यों ऐसे करेगा? समझ गए? तो चलो अब हम लोग पूछते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के अनुसार कैसा आएगा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? ए निरंकुशवाद, बी राष्ट्रवाद, सी रूढ़िवाद, डी उदारवाद। तो क्या होगा? तो आंसर मारेंगे डी नहीं, डी नहीं, बी राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 2, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से
मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? जैसे जब राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता को मिला देंगे तो जब एक नए प्रकार की सत्ता बनेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्वेश्चन का ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य, बी गणराज्य, सी राष्ट्र राज्य, डी राजतंत्र। तो इसका आंसर होगा राष्ट्र राज्य। और दूसरा, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? हो गया, हम बोले थे इस बार देगा, इसको दिया ना। हाँ, और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऑप्शन देने की जरूरत यहाँ पे है कार्ल कैस्पियर, फ्रेडरिक सोरियू, बी में, सी में है देलाक्रोआ, डी में है गियाकोमो। इसका आंसर होगा फ्रेडरिक सोरियू। अनसट रेनन कौन था? ऑप्शन है ए फ्रांसीसी दार्शनिक, बी जर्मन दार्शनिक, सी रूसी दार्शनिक, डी ब्रिटिश चित्रकार। तो ये जान लो कि ये जो तुम्हारा अनसट रेनन है यही बोला था राष्ट्र क्या होता है। और जब ये बोला था तो ये एक यूनिवर्सिटी में बोला था, सोबोर्न यूनिवर्सिटी में 1892 में बोला था, याद है? कोई भी देश ऐसे वैसे जो भी तो समझ गए, इतना सारा दिया हुआ है। अब एक एक को अगर हम पढ़ेंगे तो भी दिक्कत होगा। चलिए तुरंत हम क्वेश्चन बता देते हैं क्या क्या है। निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर, अपने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन किसको बताया था? लुई फिलिप, कैरोल कुर्पुस्की, मजीनी, योहान गॉटफ्रीड। हाँ, उसी को ज्यूसेppe मैज़ीनी को ही लिखा है मैजीनी। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? वियना की संधि 1815 1815। कौन कौन देश था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, रसिया, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, परसा, अमेरिका। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया। कौन था? डी नंबर, ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया। ये याद होना चाहिए, पढ़े हो, ठीक है। नेपोलियन को नहीं हराया था और वाटरलू का युद्ध में, और उसके बाद 1815 में उन लोग अपना और उसका जितना जीता हुआ एरिया उसको बांट लिया था। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ शुरू हुई? अगर देखा जाए कि राष्ट्रवाद का पैदाइश किस क्रांति से हुआ तो उसका आंख बंद करके क्या क्रांति देना है? बस वही होगा, ठीक है। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? मार्सिले कौन देश का राष्ट्रीय गीत है? इटली, जर्मनी, रूस, फ्रांस। मार्सिले नहीं पढ़े हो? तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। किसका है? फ्रांस का गीत है। आप भी कमेंट कर सकते हो। नहीं, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ब्लड एंड आयरन, रक्त एंड लौ की नीति कौन लाया था? अवलंबन मतलब कौन लाया, कौन चालू किया था? बिस्मार्क। कौन? मैजीनी, बिस्मार्क, हिटलर, काबूर। कौन? ऑटोमन बिस्मार्क। रॉ की नहीं लाया था रे। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए दिदरो, बी नेपोलियन, सी रूसो, डी जॉन लॉक। रूसो किसको? अग्रदीप, यानी ये किताब पुस्तक छाप के लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक किया था। यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? ए काउर, बी बिस्मार्क, सी गैरिबोल्डी, डी मैजीनी। एक ही चीज है। हाँ, एक ही। वियना की संधि कब हुई थी? 1804, बी 1805, सी 1815, डी 1830। 1805। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? किसका है?
कौन बोला था? ड्यूक मेटरनी, मेटरनी। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अभी तो पूरा बताएंगे तो सब एक ही चैप्टर है। अभी पूरा चैप्टर है तो हम एक चैप्टर को बता दे रहे हैं। हाँ तो मतलब एक चैप्टर से इतना हाँ। 18 काबुल को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, बी राजपूत, दूत, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, सेनापति। तो देखो ये सब हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, अब ऑप्शन नहीं देंगे। हाँ, ऑप्शन देख लेना कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? यूनान। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871। हाँ, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन है इसमें। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त था? इधर देखो, उसको उतना नहीं देखो, तुम लोग सोचो पढ़े हो कि नहीं। 19वीं सदी में इटली कितना राज्यों में बटा हुआ था? 7। हाँ, 7 राज्यों में। कितना? जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन लोग वीर का प्रतीक किसको मानता है? सर में का ले थी जर्मनिया? वो हेलमेट। हेलमेट। वो हेलमेट लेने थी। बलूत वृक्ष का पत्ता नहीं था। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832। हाँ। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? मरियान। किसका? मरियान। इंग्लैंड और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। किसके? एक्ट ऑफ यूनियन, ये पूरा बताया तुम लोग को, तुम लोग पढ़वे नहीं किया है। जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? हाँ, ये क्वेश्चन सही है। कहाँ का थे? इटली का। रसा के। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1800 बता रहे। 61। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, काउर। नेपोलियन सर। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसी को बोलते हैं सामाजिक उपबंध। कौन लिखा था? रूसो। चलिए, तो तुम लोग ऐसे ही देखना, यहाँ पे 34 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। बात करते हैं सब्जेक्टिव की। कौन सब्जेक्टिव में आएगा? सब्जेक्टिव में 2 तरह का, इधर सुनो, एक आएगा अति लघु उत्तरीय, और भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बस, चलिए, एक आएगा शॉर्ट आंसर। अतिलघु मतलब बहुत छोटा। हाँ, छोटा, वेरी शॉर्ट आंसर। हाँ, वेरी शॉर्ट आंसर। और दूसरा आएगा लॉन्ग आंसर। हाँ, लॉन्ग, या शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए, जिसमें एक 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर। तो तुम्हारे लिए इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन बैंक के अनुसार कौन इम्पोर्टेंट है? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सिर्फ हम क्वेश्चन बता रहे हैं। किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच में एक ऐसा सामूहिक पहचान जिससे वो जाने जाते हैं और अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा रखते हैं, ये क्या है? ये सब राष्ट्रवाद है। जाति, धर्म, पंथ, कागज, ये वो, ऊंच नीच, ये सब मैटर महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है तो बस देश। जो देश को ज्यादा महत्व देता है वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रवादी कहलाएगा। और उस विचार को क्या कहेंगे? उस विचार वाले को बोलेंगे राष्ट्रवाद कहेंगे। कोई दिक्कत?
निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ये सब पढ़े हो, Yes, sir. आप भी पढ़े हैं। कल्पनादर्श, यूटोपिया, ये सब है। ये सिर्फ हम क्वेश्चन बता रहे हैं। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? ये अति लघु उत्तरीय, मतलब शॉर्ट आंसर में क्या, अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से शॉर्ट आएगा। राष्ट्र क्या है? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक ने किया था 1815 में। जब नेपोलियन हार गया तो सबसे फायदा किसको पहुंचा? ड्यूक मेटरनिक को। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? ये भी शॉर्ट आंसर में आएगा। रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी शॉर्ट। रूपक, जर्मेनिया, मरियान, ये जब स्वतंत्रता की मूर्ति या एक रूप किसी नारी में दिया जाता था, हम उसे क्या जानते थे? रूपक जानते थे। उनकी निम्नलिखित पहचान होती थी। टूटी हुई बेरिया मतलब आजादी, बलूत वृक्ष का पत्ता यानी वीरता का पहचान, है ना जी। ये सब क्वेश्चन में है। उदारवाद, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? एब्सोल्यूटिज्म, ऐसी सरकार शासन जिसमें, वो तो उस निरंकुशवाद हुआ ना। और रूढ़िवाद जो पुराना जमाना हाँ, बाप धीमे धीमे विकसित। पुराना सोच समझ से जिंदा है और धीरे धीरे तरक्की पे विश्वास रखता है। रूढ़िवाद वाला अभी भी 2G में ही चलेगा, 3G में 4G में आने का कोशिश नहीं करेगा। 5G में बोलेगा नहीं तुम लोग चलाओ, हम 4G ठीक है। उदारवाद से क्या समझते हैं? ये अपने आप को एक ऐसा समूह या ग्रुप जो कानून के समक्ष सबकी बराबरी की वकालत या सबकी बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने का अधिकार आएगा तो बोल देता है वही देगा जिसके पास कुछ बहुत दान देने की हैसियत हो। लेकिन बोलता है वोट देगा तो हैसियत के अनुसार भी। 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? 1815 की वियना संधि के क्या, ये सब लिखा हुआ है, सबको बताएंगे, सिर्फ आज हम क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जोल्वेरिन क्या है, ठीक है। मैजनी कौन था? मैटरनिक का युग क्या था? जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं, एक नया क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, ये सब बता देंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? गैरिबोल्डी के कार्यों की चर्चा करें। फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। मरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था? तो ये सवाल है, और भी सवाल है बहुत सारा। बड़ा क्वेश्चन में कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन, ये लॉन्ग आंसर में। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। अगर किसी देश में राष्ट्रवाद पैदा होता है तो भाषा